बंद करो यार। आ जाओ अब। सही है। सही है जी, चार्जिंग नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बेटे मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? ओके बेटे, ओके, थैंक यू बेटे, ओके। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम मैंने आपको एंजियोलिटिक्स एंड सेडेटिव स्टार्ट करवाए थे। एंजियोलिटिक और सेडेटिव से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ना समझ आ रही हो बेटे, तो अभी पूछ लें, वरना मैं चैप्टर में आगे बढ़ूंगी। जी बेटे, कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है? मैं आगे चलूं बेटे? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके बेटे, आगे चलते हैं। मैंने बेंजोडाइजेपीन्स आपको कवर करवा दिया था बेटे। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? बेटे नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बारबिचुरेट्स, ठीक है? अच्छा, बारबिचुरेट्स जो है वो प्रीवियसली जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते थे सेडेशन एंड स्लीप के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बेंजोडाइजेपीन पढ़ाते हुए बताया था कि प्रीवियसली बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो बारबिचुरेट्स यूज किए जाते थे, पर इनके साइड इफेक्ट्स की वजह से और हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होने की वजह से वी स्विच टू बेंजोडाइजेपीन्स। तो बारबिचुरेट्स वर कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड बाय बेंजोडाइजेपीन्स फॉर सेडेशन एंड स्लीप इंडक्शन, ठीक है? अच्छा जी, इसके क्योंकि इस पे वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, ये ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को भी इंड्यूस करते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस है, और इसके विड्रॉल सिम्टम्स जब इसको छोड़ा जाता है तो बहुत स्वेयर होते हैं। इस वजह से हम फ्रीक्वेंटली बेंजोडाइजेपीन यूज करते हैं, बट नॉट बारबिचुरेट्स, ठीक है? अब मोड ऑफ एक्शन क्या है बारबिचुरेट्स का? बेटे बेंजोडाइजेपीन्स का मोड ऑफ एक्शन ये था कि बेंजोडाइजेपीन क्या करते थे, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका नाम क्या था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम गाबा। गाबा अपने रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होता था, बेंजोडाइजेपीन अपने रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होते थे। लेकिन जब बेंजोडाइजेपीन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होते थे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अटैचमेंट गाबा का जो एक्शन है वो पोटेंशिएट हो। तो अब ये क्या करते हैं, बारबिचुरेट्स क्या करते हैं? अच्छा, अब ये जो है, ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह के इसके इफेक्ट है, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कोई इफेक्ट नहीं था उसका बेंजोडाइजेपीन का, ना ही वो जाके रिसेप्टर के और गाबा के जो कॉम्प्लेक्स है उससे इंटरफेयर करता था। यहां पर सिंपली क्या होता है कि जो गाबा है हमारे पास वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो बारबिचुरेट है उसके जो है वो गाबा के ऊपर गाबा की तरह के इफेक्ट हैं। क्या इफेक्ट है? सबसे पहले एक तो जो है ना, ये जो बारबिचुरेट्स हैं ये गाबा के रिलीज को, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को बढ़ा देते हैं। दूसरा, enhanced effect of GABA by increasing the duration of GABA gated chloride channels, ठीक है? इसके अलावा गाबा को जो इफेक्ट आता है अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने के बाद, ये उसको भी इनहांस कर देते हैं। किस तरह? क्लोराइड गेटेड चैनल्स होते हैं। बेटे मैंने रिसेप्टर की टाइप्स आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था गेटेड चैनल्स होते हैं जिसमें मॉडिफिकेशंस आती हैं, वो गेट खुलते हैं और फिर आयॉन्स की ट्रांसमिशन होती है।
यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि गाबा जो गेटेड क्लोराइड चैनल्स हैं वो ज्यादा देर के लिए जो है वो ओपन रहते हैं और यूं गाबा का जो इफेक्ट है वो एनहेंस्ड हो जाता है। ये गाबा रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं, बेंजोडाइजेपीन्स नहीं करती हैं, ठीक है। और जो गाबा जब अपना काम कर लेता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से तो उसका रीअपटेक होता है। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब अपना काम कर लेता है तो वो रीअपटेक दोबारा नर्व टर्मिनल्स में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पर जो इसका रीअपटेक है ना उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। कौन करता है ये इनहिबिशन? ऑब्वियसली बारबिटूरेट। ये पहला काम है कि गाबा की तरह के क्या क्या वो इफेक्ट करता है। अब और क्या करता है? सीएनएस को भी जाके डिप्रेस करता है। क्या करता है? जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, देखो बॉडी के अंदर एक बैलेंस है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी सारे फंक्शंस ने एक दूसरे को बैलेंस आउट किया हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एसिड बेस बैलेंस है। बेस खराब होगी, बेस की ज्यादा होगी तो अल्कलोसिस, एसिड ज्यादा होगा तो एसिडोसिस। सो एक्सेस ऑफ नथिंग इज गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या करता है कि एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसने कि जाके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होना है, ये उसको डिक्रीज करवा देता है ताकि वो बैलेंस आउट ना हो सके। दे इंक्रीज न्यूरोनल थ्रेशोल्ड एज वेल एज दे रिकवरी टाइम। नॉर्मली हम कहते हैं कि इतना जब डिप्रेशन हो जाए, मतलब इतना जब इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाए ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बॉडी में एक्साइटेटरी इफेक्ट शुरू हो जाना चाहिए ताकि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकें। जहां पर एक्साइटेटरी इफेक्ट शुरू होना होता है ये उसका थ्रेश होल्ड बढ़ा देता है। यानी कि अगर वो 10 पे दोबारा एक वो जैसे हम लोग घर में गीजर ऑन करते हैं, ठीक है। जब पानी का गर्म रहता है तो गीजर बंद रहता है। पानी तुम जब यूज करना शुरू कर देते हो, गर्म पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठंडे की ज्यादा होती है, गीजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है ताकि दोबारा बैलेंस कर सके। ऐसा ही है ना? तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा होता है। आप फर्ज करो वो गीजर ने ऑन होना होता है कि तुम्हें पता है कि आधे घंटे बाद जो है ना, जब तुम पानी आधे घंटे तक यूज कर लोगे तो गीजर ऑन हो जाएगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए। लेकिन अब तुमने उसके अंदर ऐसा सेंसर लगा दिया है कि पानी जो है वो आधे घंटे बाद ऑन होना चाहिए था, लेकिन उसने उसका ड्यूरेशन आधे से 40 मिनट पे रख दिया। तो अब बेशक पानी ठंडा है लेकिन हमने उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म कर दिया है कि जो उसका थ्रेशोल्ड लेवल था 30 मिनट का, उससे उठा के हमने उसे 40 कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे भी बेटे ऐसा हो रहा है कि जो न्यूरोनल थ्रेशोल्ड लेवल है ना जिसपे रिकवरी पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो बारबिटूरेट्स ने बढ़ा दिया। मैकेनिज्म मैंने खत्म कर दिया है। बारबिटूरेट शुरू से लेके मैकेनिज्म तक सारा रीड करो। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर आगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट करूंगी। अभी के अभी रीड करो बेटे। एक बात मेरी और गौर से सुन लो पढ़ने से पहले। जब मैं आपको रीड करने का टाइम देती हूँ ना, उसमें इधर उधर की हाँकने के बजाय और टाइम वेस्ट करने के बजाय बेटे ये जो मोड ऑफ एक्शन है ना, इसके पॉइंट्स उसी वक्त फिंगर टिप्स पे बार बार रिपीट करो कि ये ऐसे करता है ऐसे करता है। उसके बाद अपनी बुक बंद करो, जो भी तुम्हारे सामने कॉपी पड़ी है, जो भी तुम्हें याद है पॉइंट्स, उसकी सिर्फ मैं नहीं कहती पूरी पूरी लाइनें लिखना शुरू कर दो। मेन मेन पॉइंट्स लिख लो कि गाबा डिक्रीज, गेटेड चैनल इंक्रीज, ऐसे करके एक छोटा सा फ्लो बना लो, फिर रिकॉल करो। बाद में याद करना आसान होगा बेटे। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा, और कोविड की वजह से ऑलरेडी हमने बहुत सफर कर लिया। ठीक है, शाबाश मेरा बच्चा, इसको अच्छे से पढ़ो। इस टाइम को फॉर ग्रांटेड टाइम ना लेना प्लीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ ऑफ 5 to 6 minutes।
ठीक है, रीअपटेक वाला पॉइंट मैं करवा देती हूँ, तुम लोग बाकी करो। बाकी का हो गया है, आर यू डन? बेटे हो गया आप लोगों का? लास्ट पॉइंट मैं कर देती हूँ, डोंट वरी। अच्छा, रीअपटेक का क्या मतलब है? मैं खाना खा रही हूँ फर्ज करो, और आई एम डन, लेकिन प्लेट में अभी भी कुछ खाना रह गया है। मैं उस खाने को दोबारा फ्रिज में रख दूंगी और तब वो खाना खाऊंगी जब मुझे उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर जब हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है, जब वो अपना काम कर लेते हैं और उनकी जरूरत नहीं होती, तो नर्व टर्मिनल्स के अंदर ये स्टोर होते हैं। उन नर्व टर्मिनल्स में इनकी दोबारा रीअपटेक हो जाती है, यानी वो अपने स्टोरेज पॉइंट पे दोबारा जाके स्टोर हो जाते हैं और फिर दोबारा रिलीज होते हैं जब उनकी जरूरत होती है। आप समझ आ गया? दोबारा खाना मैं तभी खाऊंगी जब मुझे फिर भूख लगेगी। नहीं भूख लगेगी तो वो फ्रिज में पड़ा रहेगा। नई जरूरत न्यूरोट्रांसमीटर की तो वो नर्व टर्मिनल में पड़ा रहेगा, लेकिन उसकी जरूरत होगी, दोबारा केमिकल चेंजेस होंगे, नर्व टर्मिनल से वो रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, अपना काम करेगा, काम होने के बाद फिर जाके स्टोर हो जाएगा। आप समझ आ गई है? आप क्लियर है बेटे? हाँ जी निम्रा, आप समझ आ गई है तुम्हें? ओके ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये जब मैं मॉर्फिन वाला क्वेश्चन चैप्टर भी करवा रही थी तो मैंने थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट बताया था, तब भी तुम लोगों ने इतना ही रौला डाला था। अब फिर ये थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट है तो तुम लोगों को तो फौरन समझ आ जाना चाहिए कि थ्रेशोल्ड पॉइंट का क्या मतलब है। बार बार तुम लोग उस थ्रेशोल्ड पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, थ्रेशोल्ड में क्या समझ नहीं आती तुम्हें? थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक मिनिमम लिमिट होती है किसी चीज की, यानी कि इतनी लिमिट होगी तो इसके बाद वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज या ऑन हो जाएगा। ऐसा ही है थ्रेशोल्ड लेवल। लेवल हर एक बंदे की आवाज का भी थ्रेशोल्ड लेवल होता है, कोई ऊंचा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई दरमियाना बोलता है, सबका एक जैसा पिच या थ्रेशोल्ड लेवल नहीं होता। यहाँ पे वो बेचारा सिंपली यही कहने की कोशिश कर रहा है कि थ्रेशोल्ड लेवल जो है रिकवरी टाइम, यानी कि फर्ज करो अब मुझे पता है कि इतना ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर जो इनहिबिटरी गाबा है वो रिलीज हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इतना ज्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। पहले वो एक्साइटेटरी स्टेट में था, जब वो क्या था, एंजाइटी में था। एंजाइटी को कम करने के लिए तुमने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दिया, इतना ज्यादा इनहिबिटरी हो जाएगा तो एंजाइटी से डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जब अपना नॉर्मल बॉडी फंक्शन अटेन कर लेगी तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और दोनों को बैलेंस आउट कर देगा। फर्ज करो जब वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना था, उस वक्त पर बारबिचुरेट उसको रिलीज नहीं होने देंगे, यानी उसका थ्रेशोल्ड लेवल था कि ये जी अब इतना लेवल आ गया बॉडी के अंदर, अब मैंने इसके अंदर मिक्स करना है, तो अब जो है एक्साइटेटरी ने रिलीज होना है, वहां पर हम उसको नहीं रिलीज होने देंगे। हमने उसका थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ा दिया है, ज्यादा देर के लिए इनहिबिटरी इफेक्ट रहेगा, यानी एंजाइटी जो है वो रिट्रीट हो जाएगी। इसका मतलब है थ्रेशोल्ड लेवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया। आप समझ लगी है? अगर नहीं लगी तो मुझे सिंपली बताओ क्या चीज है जो तुम्हें बॉदर करती है, मुझे तो समझ नहीं आती। बेटे आप समझ आए? ओके ग्रेट, आगे चलती हूँ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे।
CNS sedation and sleep, obviously excitation के अपोजिट करेगा तो sedation and sleep cause करेगा. Anesthesia by ultra short acting barbiturates, जो ultra short acting barbiturate है वो anesthesia के प्रोसीजर में यूज होते हैं. Hyperalgesia, they have no analgesic action on their own but enhance the analgesic action of aspirin and other analgesics. वो कह रहे हैं कि बेंजोडाइजेपिन का अपना कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता, यानी ये पेन किलर के तौर पर यूज नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे एनएसएड्स और एस्प्रिन के एनाल्जेसिक इफेक्ट को ये एनहांस कर देते हैं, जिसे कहते हैं हाइपरएल्जेसिया, यानी ज्यादा देर के लिए पेन सेंसेशन का लॉस होना. जब हम इसको अलहदा देते हैं पेन में तो बार्बिचुरेट्स इंक्रीज द रिएक्शन ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई, हाइपरएल्जेसिया. ठीक है, जब ज्यादा प्रेजेंस में पेन की प्रेजेंस में देंगे तो ये पेनफुल स्टिमुलाई को और इंक्रीज कर देंगे, उसके अगेंस्ट रिएक्शन को, जिसको हाइपरएल्जेसिया कहते हैं. एंटी कन्वल्सेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक इन एनेस्थेटिक डोजेस, यानी कि जब एनेस्थीसिया के डोजेस में हम इसको देंगे तो इसका सीएनएस पे एंटी कन्वल्सेंट और एंटी जो है वो एपिलेप्टिक इफेक्ट होगा. एनेस्थीसिया की डोजेस हमेशा स्मॉल होती हैं. एंटी एंजाइटी है लेकिन ये लेस पोटेंट है देन बेंजोडाइजेपिन से. ठीक है. रेस्पिरेशन, they are potent respiratory depressants, they decrease the sensitivity of the respiratory center to carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड के अगेंस्ट जो उनकी सेंसेशन है ये उसको कम करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर की. सीवीएस पे इसका क्या इफेक्ट है? oral doses produce no significant action on CVS. इंजेक्टेड आईवी दे कॉज अ शार्प ट्रांजिएंट फॉल इन बीपी. जब आईवी के जरिए हम इसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो सडन जो है वो बीपी में फॉल आएगा. इन एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग देयर इज सेवियर हाइपोटेंशन पार्शली ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर एंड पार्शली ड्यू टू डायरेक्ट वेजोडाइलेटेशन. ठीक है, यानी कि जब बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हो जाएगी, यानी बार्बिचुरेट हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो स्फेयर हाइपोटेंशन होगी, और उस स्फेयर हाइपोटेंशन की दो वजह होंगी. एक, उस स्फेयर हाइपोटेंशन की जिम्मेदार जो होगी वो वेजोमोटर सेंटर का डिप्रेशन होगा. याद रखो, जब भी वेजोमोटर सेंटर को डिप्रेस करते हैं बीपी नीचे जाता है. और दूसरा क्या होगा? वेजोडाइलेटेशन. जितनी ज्यादा जो हमारी वेजोडाइलेटेशन होगी, यानी खुलेंगी नर्व्स, उतना ज्यादा बीपी गिरेगा, टेम्परेचर भी एनवायरमेंट में लॉस होगा, और वो जो एक्सर्ट करती हैं ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज प्रेशर, वो भी डिक्रीज हो जाएगा. हमेशा तंग चीज से गुजरना आसान होता है, डायलेट से गुजरना इजी होता है. तो जब डायलेट हो जाएगा तो बीपी नीचे जाएगा, तंग होगा तो खून को गुजरने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी तो बीपी बढ़ेगा. होपफुली तुम्हें समझ आ रही है. जीआईटी में क्या करते हैं? टोन को, मोटिलिटी को और जीआईटी सिक्रीशंस को डिक्रीज करते हैं. काइनेटिक्स इसकी क्या है? याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए कि बार्बिचुरेट्स जो हैं वो ऑरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लिवर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं, और इनके जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं. प्लेसेंटा को ये बहुत जल्दी क्रॉस कर लेती है, यही वजह है कि हम इसको इस तरह यूज नहीं करते प्रेग्नेंट लेडीज में. एंजाइम इंडक्शन, बार्बिचुरेट में स्पेशली जो फिनोबार्बिटोन है वो स्टिमुलेट करता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स को, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन देयर ऑन रेट ऑफ डिग्रेडेशन. माइक्रोसोमल एंजाइम को जब इंड्यूस करता है तो ना सिर्फ अपनी डिग्रेडेशन बढ़ा देता है, बल्कि और ड्रग्स जैसे कि ऑरल एंटीकोगुलेंट्स हैं उनकी डिग्रेडेशन को भी बढ़ा देता है. ड्रग अगर अपना एक्शन प्रोड्यूस करने से पहले डिग्रेड होकर बॉडी से निकल जाएगी तो वो क्या खाक परफॉर्म करेगी. ठीक है. आगे है इंडिकेशंस. इंडिकेशंस में है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है. एपिलेप्सी की ढेर सारी टाइप्स हैं, अभी आगे मेरे साथ पढ़ोगी. पेटिटमेल, ग्रैंडमेल. तो ग्रैंडमेल एपिलेप्सी में इसको यूज करते हैं, फिब्राइल सीजर्स में इसको यूज करते हैं, और एक्लेम्शिया में यूज करते हैं. स्टेटस एपिलेप्टिक्स में बच्चों में यूज करते हैं इसको, और एडल्ट्स में जो है बेंजोडाइजेपिन्स एंड ड्रग ऑफ चॉइस. स्टेटस एपिलेप्टिक्स का मतलब होता है एपिलेप्सी के एक अटैक के बाद फौरन से दूसरा अटैक आ जाना. एक झटका एपिलेप्सी का लगा है, उससे अभी बंदा रिकवर नहीं हुआ है, साथ ही दूसरा एपिलेप्टिक अटैक आ गया है, एंड समटाइम्स इट इज सो हार्श कि ये फेटल हो जाता है. तो उसमें बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं बच्चों में, जबकि बड़ों में हम बार्बिचुरेट, जबकि बड़ों में हम बेंजोडाइजेपिन की तरफ आते हैं. सर्जिकल एनेस्थीसिया, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थियोपेंटाल जो है वो आईवी के जरिए यूज होता है. सर्जिकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की स्टेजेस हैं, ये थर्ड स्टेज है. ये जब आगे अभी मेरे साथ तुम लोग पढ़ोगे जनरल एनेस्थीसिया तो मैं उसमें पढ़ाऊंगी. नियोनेटल जॉन्डिस में इसको यूज करते हैं क्योंकि ये जो है वो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बिलोरुबिन की जो है वो एक्सेस क्वांटिटी बॉडी में नहीं आती और उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है. और इंसोम्निया में इसको यूज करते हैं. फार्माकोलॉजिकल एक्शन और इंडिकेशंस, फिर पढ़ने का टाइम दे रही हूँ. प्लीज जो पढ़ने का टाइम देती हूँ उसमें वैसे पढ़ो जैसे मैंने सिखाया है बेटे.
पॉइंट्स को ज़हन में रिपीट करो और उसके मेन जो उसके अंदर से तुम्हें समझ आ रही है उसको कॉपी पे लिखो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतने टाइम के लिए अब मैं खामोश रहूंगी।
जी बेटे हो गया, आर यू डन? ओके ग्रेट बेटे, ग्रेट। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अच्छा बेटे, आगे साइड इफेक्ट्स की तरफ आते हैं। ड्राउजीनेस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है, जाहिर बात है जब इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा इनहिबिटरी तो ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन भी लैक होगी जब आप एक्टिव ही नहीं रहोगे तो। फिर इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेटिक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसका ओरिजिन हमें पता ना हो, जिसका रीजन हमें पता ना हो, अननोन रिएक्शन। तो इन सम केसेस बार्बिचुरेट्स में प्रोड्यूस एक्साइटमेंट रादर देन डिप्रेशन, यानी कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन के बजाय एक्सेसिव क्वांटिटी से एक्साइटमेंट हो जाएगी, तो ये एक अननोन इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, स्किन बुली यानी कि ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, तो ये क्या है, अ यूजफुल साइन ऑफ बार्बिचुरेट ओवरडोजेज। अगर कोई बार्बिचुरेट ले रहा है और उसके स्किन पे ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो गए हैं तो ये एक वेल ऑब्जर्व्ड साइन है कि इस बंदे ने या इस बंदे को बार्बिचुरेट की डोज ज्यादा दे दी गई है, बार्बिचुरेट्स की पॉइजनिंग हो गई है। एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी डिप्रेशन लीडिंग टू मेडुलरी पैरालिसिस एंड अल्टीमेट डेथ, ठीक है। और इमोशनल एंड फिजिकल डिपेंडेंस है। एंटीडोट्स क्या है इसके? इसके एंटीडोट्स हैं कैफीन, स्ट्रिक्नीन एंड बिमेग्राइड, ठीक है। यहाँ पर बार्बिचुरेट खत्म हो गया, अब नॉन बार्बिचुरेट पे डल चलते हैं हम। 2 मिनट के लिए इसको जल्दी से रीड कर लो, 2 मिनट्स के लिए, उतनी देर में मैं दूसरी क्लास में लॉग इन हो जाती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी हो गया बेटे, आर यू डन? ओके बेटे, ओके ग्रेट। आगे चल रहे हैं नॉन बार्बिचुरेट सेडेटिव्स पे बेटे। ये अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर इसकी क्लासिफिकेशन है क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स में क्लोरीन होगा। इसमें क्लोरल हाइड्रेट और क्लोरोब्यूटानॉल आ रहा है। उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें मेथाक्यूलॉन है और गुलेटिथी। बेटे एक सेकंड देना मुझे प्लीज, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके बेटे, आई एम बैक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा बेटे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे एल्डिहाइड ग्रुप में पैरा एल्डिहाइड आ जाता है, अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल है, एंटी कोलिनर्जिक ग्रुप में हायोसीन है और एंटी हिस्टामीन में साइक्लिजीन है। ड्रग्स के नाम है, क्लासेस हैं बेटे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब नॉन बार्बिचुरेट कौन से सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स हैं बेटे? उसमें सबसे पहले क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट जो है वो इथाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव है, सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल में भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये इरिटेंट है स्टमक के लिए, इसीलिए कैप्सूल फॉर्म में देते हैं कि वो जो है कैप्सूल के स्ट्रक्चर के अंदर दवाई एनक्लोव्ड होती है, तो स्टमक को इरिटेंट इफेक्ट नहीं कर सकती। टेबलेट जाके डायरेक्टली लगती है तो वो इरिटेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। It is rapidly absorbed from small intestine and reduced to trichloroethanol, which is responsible for the hypnotic action. A derivative of chloral hydrate name, जिसको के ट्राइक्लोफोज है, is also used as hypnotic. ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स में है नोजिया, वॉमिटिंग, पिन पॉइंट प्यूपिल, कॉमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन। इंडिकेशन हिप्नोटिक फॉर एल्डरली पीपल एंड चिल्ड्रन। एज एन हिप्नोटिक एजेंट यूज होता है एल्डरली पीपल में और चिल्ड्रन में। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि क्लोरल हाइड्रेट जो है वो इथाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव है और ये एल्डरली पीपल में और चिल्ड्रन में एज अ हिप्नोटिक एजेंट यूज होता है, बस और कुछ याद नहीं करना है इसमें से। ठीक है, जो इसकी नॉन बार्बिचुरेट सेडेटिव की क्लासिफिकेशन है वो याद करनी है और कुछ नहीं। लेकिन पीछे जो बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट है वो भी सारा याद करना है, और बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट की जो लहदा क्लास दी हुई है क्लासिफिकेशन वो भी करनी है, और सेडेटिव हिप्नोटिक होते क्या है ये भी करने हैं। ठीक है, ये पेपर के हिसाब से जैसे जैसे बता रही हूँ ऐसी प्रेपरेशन होनी चाहिए। आगे है पैराएल्डिहाइड। पैराएल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड का पॉलीमर, यानी ढेर सारे एसिटल्डिहाइड मिलके पैराएल्डिहाइड बनाते हैं। जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, पेरेंटल रूट से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आगे इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पैराएल्डिहाइड इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटल्डिहाइड, और ये भी जो है वो नॉन बार्बिचुरेट सेडेटिव में आता है। बस इतना याद करना है आपने, इससे आगे नहीं।
अच्छा बेटे, आगे है ग्लूटाथियोनाइड और मेप्रोबामेट। इसमें भी कुछ याद नहीं करना। हाँ, इथाइल अल्कोहल मैं करवाने लगी हूँ। नॉन बार्बिट्रेट में अगर आपने याद करना है तो सिर्फ इथाइल अल्कोहल याद करना है, बाकियों के सिर्फ आपको नाम और जो उसकी मैंने एक लाइन बताई है बस वो एनफ है। इथाइल अल्कोहल का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये ये रिड्यूस करता है विस्कोसिटी मेम्ब्रेन की, मेनी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की, जो सेल मेम्ब्रेन की विस्कोसिटी है उसको कम करता है। विस्कोसिटी क्या है? उसकी थिकनेस। दिस फ्लूइडाइजिंग इफेक्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन फंक्शन। इस फ्लूइडिटी के इफेक्ट की वजह से मेम्ब्रेन के फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। बेटे ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर तेल है तुम्हारे पास, ठीक है, तेल बहुत ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। अब पैराफिन को ले लो, पैराफिन की विस्कोसिटी कितनी ज्यादा होती है? पैराफिन जो, उसके अलावा सरसों का तेल ले लो, वो भी विस्कोसिटी उसकी ज्यादा लेकिन पैराफिन से कम। अगर मैं पैराफिन के अंदर सरसों मिला दूंगी, तेल के अंदर ऑयल लाइक डिजोल्व लाइक मिक्स होगा, तो कहीं ना कहीं पैराफिन की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। वो अभी भी विस्कस होगा तो पहले से थिक नहीं होगा, थोड़ा सा फ्लूइडाइज हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल जो अपना सेडेटिव इफेक्ट है वो मेम्ब्रेन की जो विस्कोसिटी है उसको चेंज करता है और उस पर फ्लूइडाइजिंग इफेक्ट लेकर आता है, जिसकी वजह से ये अपना हिप्नोटिक इफेक्ट करता है। It have direct effect on neurotransmitter receptors such as GABA receptors to increase their number। ठीक है, उसके इंक्रीज का नंबर बढ़ा देता है, गाबा रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स का नंबर। ये नहीं कि गाबा रिसेप्टर नहीं पैदा कर रहा है। गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमें शुरू से पता है चैप्टर के स्टार्ट से। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? स्टमक से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा प्रोफाउंड है। मोस्ट ऑफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। लिवर में कैसे मेटाबोलाइज होती है? इथाइल अल्कोहल पहले कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर ये एसिटाल्डिहाइड आगे कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में, दोबारा ऑक्सीडेशन हो रही है और वही एंजाइम जो है इसकी फर्दर क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। मीन एक पहले इथाइल अल्कोहल में एक ऑक्सीजन लगता है तो वो एसिटाल्डिहाइड, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होती है तो एसिटिक एसिड में, यानी CH3COOH हो जाता है। आगे है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, इसके क्या हैं? अल्कोहल इफ डिप्रेसेंट ऑफ द CNS, द अपरेंट stimulation results from unrestricted activity of various parts of the brain that have been freed from inhibition as a result of the depression of inhibitory control mechanism। ठीक है, in small doses it causes euphoria, freedom। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट छोड़ के फार्मेकोकाइनेटिक्स और मोड ऑफ एक्शन मैंने पढ़ा दिया है, 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको रीड आउट करो। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में CNS का जो पहला पॉइंट है वो तुमने मुझे यहाँ लिख के एक्सप्लेन करना है, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, फिर मैं आगे लेके चलूंगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए कि वो क्या कह रहा है, और फार्मेकोकाइनेटिक्स और मोड ऑफ एक्शन को रीड आउट करने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, bete. Now I want you to participate regarding the explanation of that first point of the CNS. Type your answers over here so I can have a look at it. Okay, what have you understood? करें इधर टाइप. Very well done, Talha. Shabash. Good effort, Sarah. You participated and explained. Very good. Talha, bravo, bete. You have explained it really, really well. Please read out his answer, what he has written here. Very good, bete. You have read between the lines and explained it. Very good. बेटे अल्कोहल जो है उसका डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है सीएनएस पे, पर अपरेंटली उसके लेने की वजह से अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो एक्टिविटी हो जाती है वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाते हैं इस कंट्रोल से, और इस वजह से व्हेन यू आर ड्रंक यू शो ऑल दोज अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है. वेरी गुड बेटे, वेरी गुड निम्रा, अरूज. आगे मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ. In small doses, it causes euphoria, freedom from anxiety and worry, slurred, uncontrolled speech. Okay. In moderate doses, it acts as a mild hypnotic, mild antipyretic, and mild analgesic. In high doses, the patient passes through all the stages of general anesthesia and they may die from respiratory failure. That's why the toxication of alcohol can cause death as well. उसके बाद है विजुअल इक्वेटी इफ डिप्रेस्ड. इक्वेजी मीन इक्वेटी सालमियत, यानी कि जो आपको नजर आना शुरू होता है क्लियर, वो इफेक्ट हो जाता है. यू कांट सी क्लियरली नाउ बिकॉज इट इफ डिप्रेस्ड. रिएक्शन टाइम बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड और गेट बिकम स्टैगरिंग. ठीक है, ये सारे इसके सीएनएस पे इफेक्ट हैं. आगे सीवीएस पे बेटे, कुटेनियस वेजोडाइलेटेशन रिजल्टिंग इन फ्लशिंग एंड द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. ठीक है, फ्लशिंग जब ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ रश करेगा तो सेंसेशन ऑफ वार्मथ पैदा होगी. बॉडी टेम्परेचर, देयर इज सेंसेशन ऑफ वार्मथ फॉलो बाय अ फॉल इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ हीट रेगुलेटिंग सेंटर एंड वेजोमोटर सेंटर्स. बेटे वार्मथ तो आ ही रही है, लेकिन इट इज फॉलोड बाय व्हाट? इट इज फॉलोड बाय फॉल इन बॉडी टेम्परेचर. और जब भी वेजोडाइलेटेशन होगी
तो जब पर्सपिरेशन होगी एनवायरनमेंट में, जब भी टेम्परेचर जो है वो लॉस होगा तो ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट होगा, बट फॉलोड किसके बाद, पहले इससे वार्मथ का इफेक्ट होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ फ्लशिंग। जीआईटी में ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल अप टू 10% स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, 20% गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगी, और 40% स्फीयर इरिटेशन करेगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, जिसकी वजह से कि वेरी जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं उनको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि क्यों उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कि 10% पे वो स्टिमुलेशन करती है, 20 पे इनहिबिट कर देती है, और 40 पे वो इरिटेशन करती है स्वेयर किस्म की गैस्ट्रिक म्यूकोजा की। किडनी पे क्या है, अल्कोहल डायूरेटिक इफेक्ट करती है, क्योंकि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करती है। लोकल एक्शन में कूलिंग ऑफ स्किन है ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन, जो मैंने तुम्हें भी पहले ऊपर बताया है। इट देयरफॉर हैज अ लोकल एंटीपायरेटिक एक्शन। लोकल इरिटेंट एक्शन है ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अभी तुमने ऊपर पढ़ा है कि 20 पे क्या होता है और 40 पे क्या होता है। लोकल का मतलब है व्हेन यू आर टेकिंग इट इन कंसिडरेबल डोजेज, ओके। When injected close to nerves, it produces a local anesthetic action which may last for many months. फिर इंडिकेशन में है एपिटाइट को स्टिमुलेट करती है एज एन कार्मिनेटिव यू नो डिकार वगैरह के लिए जो हम यूज करते हैं कार्मिनेटिव पिल्स, ठीक है। टू रिलीव पेन इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी एक कंडीशन है, न्यूरल्जिया पेन ऑफ न्यूरॉन्स, स्पेसिफिक टाइप इज पेन, वो आगे भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी फिर बताऊंगी, उसमें भी हम इसको पेन रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिप्नोटिक के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। टॉक्सिसिटीज की क्या है, जब एक्यूट अल्कोहलिज्म होगी तो ये यूफोरिया कॉज करेगा, स्लर्ड स्पीच होगी, स्टैगरिंग गेट होगा, ब्लर्ड विजन, हिकअप होंगे, वॉमिटिंग, कोमा, कोल्ड क्लेमी स्किन है, फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, टेकिकार्डिया, स्लो रेस्पिरेशन, और डेथ में अकर फ्रॉम रेस्पिरेटरी फेलियर। और क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में क्या होगा, एडिक्शन, सडन विड्रॉल रिजल्ट्स इन डिलीरियम, ट्रेमर्स एंड स्फीयर एक्साइटेशन, लिवर सिरोसिस भी है इससे कॉमन है। अच्छा, डायसल्फिराम हेल्प्स टू क्विट अल्कोहल, याद है मैंने तुम्हें थर्ड और सेकंड जनरेशन के साथ पढ़ाया था कि सीफोमेंडोल जो कि सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक है और सीफोपेराजोन जो कि थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, जब उसको हम लेते हैं अल्कोहल के साथ तो वो डायसल्फिराम लाइक इफेक्ट करती है, यानी कि डायसल्फिराम हम अल्कोहल की क्विटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बेटे ये जनरल जनरल सी बातें हैं, बस जल्दी से इसको एक दफा रीड आउट कर लो 2 मिनट में, फिर मैं न्यूरोलेप्टिक स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट नाउ बेटे फॉर 2 minutes, you have 2 minutes only, okay? इधर लाओ, मुझे दिखाओ क्या लिखा है आपने, लाओ। वाह, बाकी सारी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखो Z, you write the Z here. Mama, but you have to write a go. It's all right, you can start writing again A, B, C, D. Okay, bring me the sharpener and the dustbin quickly. I cannot. Get it from Sahil. I can't make my mom jumping. Big jump. Yeah. What about the bin? Wear your shoes and bring me the bin. This bin. And wear your chappal as well. Quickly. छोड़ो इसको, छोड़ो। इधर आओ। एस कैसे लिखते हैं देखो।
एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये 3 लाइंस लगा के ऐसे ऐसे। 5? No, it's not 5. It says 5 is like this, like this. 5 is straight. This is not straight. Or you can do like this. Look. Yes. First make, look, I will show you how to make S. Look. First write C. Okay. Then write another C and make this line straight. S. See? Can you do it like this now? Look. It's so easy. Look. One C like this. Okay. Then another C like this and do like this. Now write ABC again from A to Z again, all ABC. This time you have to write S all by yourself. Okay. Put it on the table quickly. I keep falling, Mama. जी बेटे, are you done? Okay, let's move forward to the next topic, that is neuroleptics. So what are neuroleptics? You have to do it please. एक दफा इसकी क्लासिफिकेशन पे पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है. So neuroleptics हमने करने हैं, ठीक है? You have to finish it. Neuroleptic drugs are also called antipsychotic or antischizophrenic drugs. ठीक है? The drugs which are used against psychosis or schizophrenia are called neuroleptic drugs. They are used in the treatment of schizophrenia, mania and delirium. ठीक है? Schizophrenia, mania, पागलपन, delirium. They act by blocking dopaminergic receptors in brain. Dopamine receptors को neuroleptic block करते हैं और ऐसे अपना action perform करते हैं. The newer drugs block serotonin receptors. जो पहले neuroleptics जो drugs हैं वो dopamine receptors को block करती हैं और जो आजकल neuroleptic drugs इस्तेमाल हो रही हैं वो serotonin receptors को block करती हैं. So now what is schizophrenia? It is a mental disorder characterized by delusions, like something is not real but you are having delusions about it. ठीक है? Hallucinations and thinking and speech disorders. This is schizophrenia. So classification according to chemical nature, neuroleptics are classified as number 1, phenothiazines. Phenothiazines में aliphatic compounds, aliphatic जिनमें straight chain होती है, chlorpromazine and then promazine and promethazine. Then piperidine derivatives इसमें thyroidazine और उसके बाद misoridazine है हमारे पास या mesoridazine है, mesoridazine and thioridazine. ठीक है? थायोरिडाजीन एंड मीजोरिडाजीन. उसके बाद है पिप्राजीन कंपाउंड्स हैं जिसमें प्रोक्लोरपेराजीन आ रहा है, ट्राइफ्लोपेराजीन आ रहा है और फ्लूफेनाजीन आ रहा है. हर क्लास में 2-2 ड्रग्स के नाम याद कर लो, अपनी मर्जी की जो करनी है 2 कर लो. जहां पे एक लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो एक ही रखो. बेंजीओक्साजोल्स इसमें रेस्पेरिडोन है और फिर थायोजेंथीन्स में थियोथिक्सीन है. उसके बाद हमारे पास ब्यूटाइल पायरोफिनोन्स हैं. ठीक है? इसमें हमारे पास है हेलपेरियोडोल है और ड्रोपेरिडोल है. फिर डाइबेंजाडाइजेपीन्स है, इसमें क्लोजापीन है. आई नो दे आर अ लिटिल बिट टफ बट बेटे कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू मेमोराइज इट लाइक दिस. अच्छा, आगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम जा रहे हैं बेटे. Dopamine receptor blocking activity in brain. All of the neuroleptic drugs block dopamine receptors in brain and in periphery.
यानी कि ब्रेन से अवे भी और ब्रेन में भी। 5 टाइप्स ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम D1 to D5. The neuroleptic drugs bind to these receptors to varying degree. यानी कुछ की बाइंडिंग ज्यादा होती है, कुछ की कम. The clinical effect related to ability to block D2 receptors in the mesolimbic system of brain. Neuroleptics also block cholinergic, adrenergic and histamine receptors. अच्छा जी, ये जो एक लाइन है, द क्लिनिकल इफेक्टिव रिलेटेड टू एबिलिटी टू ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स, बस कहां पर है वो? मीजोलिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन. यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. Serotonin receptor blocking activity in brain. The newer drugs act as antipsychotic by inhibition of serotonin receptors as well as dopamine receptors in brain. जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो डोपामीन को भी ब्लॉक करती हैं और सीरोटोनिन को भी. जो पहले वाली हैं वो डोपामीन, उसकी सारी 5 टाइप्स D1 से D5 तक ब्लॉक करती हैं. और हर ड्रग जो है उसकी एफिनिटी इन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होने की चेंज है. इनकी क्लिनिकल एक्टिविटी इस चीज पर डिपेंड करती है कि जो कौन सी ड्रग है वो D2 रिसेप्टर के साथ जो है वो ज्यादा प्रोफाउंड ब्लॉकेज जो है वो कायम करती है. ठीक है. उसके बाद आगे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में एक ड्रग का यहाँ पर जिक्र है हमारे पास, क्लोरप्रोमाजीन. ठीक है. क्लोरप्रोमाजीन जो है प्रोटोटाइप न्यूरोलेप्टिक है, यानी कि पहला एजेंट है या मेन एजेंट है इस क्लास का. ऑल अदर न्यूरोलेप्टिक्स हैव सिमिलर एक्शंस विद सम डिफरेंस. ठीक है. बाकियों का सिमिलर एक्शन है लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं. बाकी सबके नाम तुम्हें पता होने चाहिए. और क्लोरप्रोमाजीन को हम जो है वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लोरप्रोमाजीन में स्टार्ट करने लगी हूँ. क्लोरप्रोमाजीन का इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, एक सेकेंड. अच्छा जी, क्लोरप्रोमाजीन का सीएनएस पे इफेक्ट क्या है? एंटी साइकोटिक एक्शन है बाय ब्लॉकिंग डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं इसके. इन कंट्रास्ट टू सीएनएफ डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स डू नॉट डिप्रेस इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ पेशेंट. These drugs take several weeks for action as antipsychotic. ठीक है. खाने के काफी अरसे बाद तक, काफी हफ्तों तक इसका एंटीसाइकोटिक इफेक्ट आता है. और ये थिंकिंग की या नॉर्मल जो ब्रेन की एक्टिविटी है सीएनएफ डिप्रेशन की तरह उसको जो है वो इफेक्ट नहीं करती हैं. एंटी एमेटिक एक्शन है क्योंकि ये सीटीजेड सेंटर को जो है ब्रेन में उसको डिप्रेस कर देती हैं. हाइपोथर्मिक है, हीट लॉस कॉज करती है, वेजो डायलिटेशन होती है कुटेनियस की जिसकी वजह से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर गिरता है और शिवरिंग की इनहिबिशन होती है. और ये एनाल्जेसिक और हिप्नोटिक्स की एक्शन को भी पोटेंशिएट करती है. Okay, do me a favor here. The favor over here is this, that only memorize the definition of neuroleptic and its classification. You don't have to memorize any other drug. क्लोरप्रोमाजीन को भी छोड़ दो, क्लोरप्रोमाजीन भी करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए न्यूरोलेप्टिक्स की, और न्यूरोलेप्टिक्स होते क्या हैं. दैट इज इनफ फॉर यू. पेज नंबर 112 है मेरी किताब में. इसमें लिथियम पे लिखा हुआ है, लिथियम इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मैनिएट एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूड स्विंग्स इन मैनियक डिसऑर्डर. मैनियक डिसऑर्डर में जो मूड स्विंग्स होते हैं लिथियम उसको प्रिवेंट करती है. इसलिए हम कहते हैं कि लिथियम जो है वो एंटी मैनियक और मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है. I will finish it off here. The next is antidepressant. I will start it in the next lecture. Or you can just read it out, ask any questions if you have any, and then I will sign off. Your time starts now. Just give it a good 2 to 3 minutes read.
सारा अटेंडेंस मार्क करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना बेटे।